हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप डिस्कस करते हैं फिजिक्स में ट्रांसफॉर्मर, प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं? ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म कहते हैं बदलने को। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तन करते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर के द्वारा ही हम प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को लो से हाई करते हैं और हाई से लो करते हैं। यानी कि इसके द्वारा, और ये किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित करते हैं। जैसे आप देखते हैं ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, गांव में देखा होगा आपने, कस्बों में देखा होगा, शहरों में देखा होगा, बड़े बड़े छोटे छोटे ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, ठीक है, जिससे लाइट आपके घर को जाती है। तो ये जो लाइन आती है 11,000 वोल्ट की होती है, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर द्वारा इसको बदल दिया जाता है, 440 वोल्ट में बदल जाता है और 440 वोल्ट पर आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां बिजली का प्रोडक्शन होता है वहां से विद्युत को इतनी दूर भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है? तो वहां क्या होता है, वहां जब विद्युत उत्पन्न होती है तो उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा बहुत ऊंचे विभव में बदल दिया जाता है। जैसे 1,33,000 वोल्ट, 1,33,000 वोल्ट उसको बहुत ऊंचे विभव में बदल दिया जाता है और फिर वहां से लाइन के द्वारा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। फिर वहां पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो उसको 1,33,000 वोल्ट को 33,000 में बदलते हैं, डाउन करते हैं। उसके बाद में 33,000 वाले ट्रांसफार्मर जो है वो 33,000 को 11,000 में बदलते हैं और 11,000 वाले ट्रांसफार्मर जो है 11,000 वोल्ट वाले वो उसको 11,000 से 440 वोल्ट में बदलते हैं और तब हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर ही कहलाता है, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर हमारे दो तरह प्रकार के होते हैं। एक ट्रांसफार्मर होता है हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। इसका क्या काम है? स्टेप अप, अब नाम से जाने, स्टेप अप बढ़ाना। तो ये वह ट्रांसफार्मर होता है जो निम्न वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता में परिवर्तन करता है, यानी कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तन करता है। इसको हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब एक चीज है, अब यहां समझ लो, आगे भी आएगा वो, कि ये जो हमारा वोल्टेज जब परिवर्तन होता है तो धारा की प्रबलता कम होती है। जब धारा की प्रबलता कम होती है तो वोल्टेज हाई होता है। तो हमने कहा यहां निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज का, लो वोल्टेज का, तो धारा प्रबल धारा हो गई। तो निम्न वोल्टेज प्रबल धारा को हाई वोल्टेज और निर्बल धारा में परिवर्तित करता है। ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। दूसरे प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। अब देखो ये क्या होता है? स्टेप डाउन वह ट्रांसफार्मर जो उच्च विभव वाली यानी कि हाई वोल्टेज वाली निर्बल धारा को निम्न वोल्टेज वाली प्रबल धारा में बदलता है। सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि यह हाई वोल्टेज को उच्च विभव वाली प्रबल धारा को या हाई वोल्टेज धारा को निम्न वोल्टेज या निम्न उसमें धारा में बदलता है, निम्न वोल्टेज में बदलता है। इसको हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इस प्रकार दो ट्रांसफार्मर होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम इसकी संरचना की, ये संरचना इसकी कैसे है, ठीक है। स्ट्रक्चर, संरचना, संरचना। इसमें तांबे के तार की यानी दो कुंडलियां होती हैं। एक होती है मोटे तार की कम फेरो वाली और एक होती है पतले तार की अधिक फेरो वाली,
ठीक है। और ये दोनों कुंडलियां जो है एक ही क्रोड पर लिपटी होती हैं, एक ही। जैसे आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, तो ट्रांसफार्मर में आपने क्रोड पर एक पटलित क्रोड होती है, क्रोड के ऊपर देखो इस प्रकार, समझिए देखो इसको, आपने देखो इस प्रकार की एक पटलित क्रोड होती है, पटलित क्रोड, इस प्रकार पर, ठीक है। ये बारी बारी पत्तियां जो है पतली पत्तियों के रूप में ये हमारी क्रोड जुड़ी होती है, और इसी पर दोनों कुंडलियां लिपटी होती हैं, एक ये पतले मोटे तार की कम फेरों वाली, एक पतले तार की अधिक फेरों वाली कुंडली होती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली और एक को कहते हैं द्वितीयक कुंडली कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका चित्र बनाऊं, ऐसे देखिए, एक हमारी होती है मोटे तार की कम फेरों वाली, ठीक है, तो ये क्रोड हो गई, और दूसरी होती है पतले तार की अधिक फेरों वाली, एक ही हो गया। और एक ही होता है, एक में पतले तार की अधिक फेरों वाली और मोटे तार की कम फेरों वाली, ठीक है। एक को कहते हैं प्राथमिक कुंडली और एक को कहते हैं द्वितीयक कुंडली। तो ये ट्रांसफार्मर की संरचना होती है, इसमें नरम लोहे की क्रोड होती है, पटलित क्रोड होती है जो पत्तियों से मिलकर बनी होती है, और इस क्रोड पर दोनों पर दो कुंडलियां लिपटी होती हैं, तांबे के तार की होती है, एक मोटे तार की कम फेरों वाली और एक पतले तार की अधिक फेरों वाली होती है। एक को कहते हैं प्राथमिक कुंडली और एक को कहते हैं द्वितीयक कुंडली। ये वाली हमारी प्राथमिक कुंडली हो गई, प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कोयल, प्राथमिक कुंडली, और दूसरी जो होती है हमारी द्वितीयक कुंडली होती है, द्वितीयक कुंडली, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी कोयल कहते हैं इसको, ठीक है। यहां पर प्राथमिक कुंडली पर हमेशा प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो हम लगाते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमेशा प्राथमिक कुंडली पर लगाते हैं, और निर्गत वोल्टेज जो हमें मिलता है वो द्वितीयक कुंडली के सिरों पर हमें मिलता है। निर्गत वोल्टेज हमें कहां मिलता है? द्वितीयक कुंडली के सिरों पर मिलता है, इस पर, ठीक है। अब यहां इसमें सपोज करो फेरों की संख्या, इसमें फेरों की संख्या हम लेते हैं एनपी प्राथमिक में, और द्वितीय में लेते हैं फेरों की संख्या एनएस। अब देखिए मैंने यहां दो चित्र बनाए हैं, एक में इसमें इसको मैं प्राथमिक, ये मोटे तार की कम फेरों वाली, अधिक पतले तार की अधिक फेरों, ये हमारा कहलाता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। क्या कहलाते हैं? उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए तो ये हमारी द्वितीयक कुंडली और ये हमारी प्राथमिक कुंडली, तो ये कम तार फेरों वाली होती है, यानी कि इसके लिए ये हमारा एनपी और इसमें फेरों की संख्या एनएस हो, तो ये हमारा एनपी लेस देन एनएस हो जाएगा और वीपी लेस देन वीएस होगा। ये होगा हमारा उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए, यानी कि वोल्टेज अधिकतम होगा पी में, प्राइमरी वोल्टेज हो गया, और ये सेकेंडरी कोइल पर, तो सेकेंड वाला ज्यादा होगा। इसके बाद में ये हमारा दूसरा वाला जो है ये हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है। ये प्राथमिक कुंडली हो गई, तो इसमें जो होता है एनपी का मान एनएस से बड़ा होता है और वीपी जो है वीएस से बड़ा होगा, यानी कि अपचाई वोल्टेज डाउन हो जाएगा। तो यहां हमारी प्राथमिक कुंडली जो होती है वो पतले तार की अधिक फेरों वाली होती है, किस कंडीशन में? अपचाई ट्रांसफार्मर में। और उच्चाई ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कुंडली जो है वो अधिक फेरों वाली होती है। सीधे याद रखो, जिधर फेरों की संख्या अधिक है उधर ही वोल्टेज अधिक होगा। द्वितीयक पर हम वोल्टेज प्राप्त करते हैं और प्राथमिक पर इनपुट होता है, तो हमें आउटपुट देखना होता है। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में आउटपुट ज्यादा और अपचाई में आउटपुट कम है, तो वो फेरों की संख्या कम होती है। तरीका याद करने का, ठीक है। अब यहां इसकी क्रिया विधि क्या है, कार्य विधि कैसी है, तो इसकी संरचना के बारे में डिस्कशन हुआ।
अब ये कार्य कैसे करता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज हम लगाते हैं प्राथमिक कुंडली पर। किस पर लगाएंगे? प्राथमिक कुंडली पर। जब इस पर लगाएंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो इसमें क्योंकि धारा परिवर्तित हो रही है तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा, यानी कि प्राथमिक कुंडली के अंदर फ्लक्स परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें ये जो हमारी ये क्रोड है ये चुंबकित विचुंबकित होगी, क्योंकि धारा का मान परिवर्तन, तो धारा बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी, तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा और जिसके कारण इसमें कुंडली में चुंबकन और विचुंबकन होगा। चूंकि हमारी दूसरी कुंडली भी इसी क्रोड पर जुड़ी है, तो जब इसमें चुंबकन विचुंबन होगा तो इसी पर जुड़ी है, तो इसमें भी चुंबकन विचुंबन होगा, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो पहले धारा परिवर्तन किसमें हुई? पहली कुंडली में। फ्लक्स परिवर्तन किसमें हुआ? पहली कुंडली में। चुंबकन चुंबकन का क्रोड में, क्यों क्रोड भी इसी पर जुड़ी है, तो इसलिए चुंबक विचुंबकन विचुंबकन से क्रोड के इसके अंदर फ्लक्स परिवर्तन होगा, और फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक पर प्रेरित हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज करो इसमें जो प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या Np है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हमारी Np है, और फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी है। फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ये फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में और ये फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा E, इसे मैंने लिखा E P से, तो माइनस N डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, फैराडे के नियम से। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। अब चूंकि दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या Ns और जो फ्लक्स परिवर्तन इसमें होगा वही फ्लक्स परिवर्तन इसमें होगा, क्योंकि दोनों एक ही क्रोड से जुड़ी है, तो इससे हो जाएगा फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ES बराबर हो जाएगा माइनस NS, ये NP और ये NS डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी हो गया। ठीक है। अब यहां इसका अनुपात निकाले, ES अपॉन EP, ES अपॉन EP, माइनस माइनस खत्म, तो ये जाएगा NS अपॉन NP, NS अपॉन NP। अब देखिए यहां NS का मान जिसके लिए अधिक है ES का मान अधिक होगा, यानी कि फेरों की संख्या के प्रोपोर्शनल हो गया। तो NS किसमें द्वितीयक में अधिक है तो ES का मान अधिक होगा, द्वितीयक में कम है तो ES का मान कम होगा। तो ऊंचाई ट्रांसफर के लिए NS का मान NP से बड़ा होता है। ठीक है। अब ये अनुपात जो है ES अपॉन EP, इसे हम लिखते हैं R। इस अनुपात को क्या लिखते हैं? R लिखते हैं, और इस अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं। परिनमन अनुपात कहते हैं। क्या कहलाता है? परिनमन अनुपात कहलाता है, इसे परिनमन अनुपात कहते हैं। NS अपॉन NP बराबर R, ES अपॉन EP बराबर R। ठीक है। अब यहां R का मान, चूंकि ऊंचाई के लिए, अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, तो ऊंचाई के लिए हमारा NS जो होगा वो NP से बड़ा होगा। NS हमारा NP से बड़ा होगा ऊंचाई के लिए। जब NS NP से बड़ा होगा, ये वाली भाग ऊपर से बड़ा है, तो R का मान 1 से बड़ा होगा। R इज ग्रेटर देन 1, तो R का मान 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि परिनमन अनुपात जो होगा हमारा 1 से बड़ा होगा। ओके। अब अगर हम बात करें अपचाई ट्रांसफॉर्मर की, अपचाई ट्रांसफॉर्मर के लिए, अपचाई में NS का मान NP से कम होता है। जब NS का मान NP से कम है तो नीचे वाली भाग क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो R का मान 1 से कम हो जाएगा, तो R इज लेस देन 1, यानी कि परिनमन अनुपात जो है R जो है वो इससे कम होता है। किसके लिए? अपचाई ट्रांसफॉर्मर के लिए R का मान कम होगा और परिनमन R का मान अधिक होगा उच्चाई ट्रांसफॉर्मर के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है इसकी, अगर हम देखिए हम इसको लिखते कैसे हैं, उसमें आप जानते हैं कि हम प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टेज कहते हैं, और वोल्टेज को हम किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं। तो ES की जगह हम क्या लिख देंगे? VS, और EP की जगह हम क्या लिख देंगे? VP लिख देंगे। ठीक है। तो यहां हो जाएगा हमारा VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP बराबर R। ठीक है।
अब दूसरी बात ये आती है कि यहां पर हम वोल्टेज लगा रहे, शक्ति लगा रहे हैं, तो यहां निवेशी शक्ति हो गई और यहां से हमें निर्गत वोल्टेज मिल रहा है, निर्गत धारा मिल रही है। अगर बंद पर धारा प्रवाहित होगी तो यहां हमें निर्गत शक्ति मिलेगी, तो निवेशी शक्ति और यहां निर्गत शक्ति हो गई। ठीक है, तो निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति के बराबर चाहिए। अगर ये कुछ ऊर्जा को खर्च ना करे, हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है हमारी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता, जितनी ऊर्जा यहाँ से दी ऊर्जा हानि नहीं हो रही है उतनी ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होगी। तो यहाँ हमारा वोल्टेज वीपी और धारा आईपी है और यहाँ वीएस और धारा सेकेंड प्राथमिक वोल्टेज हमारा हो गया वोल्टेज वीपी और धारा आईपी, धारा कितनी आईपी, और द्वितीयक में वोल्टेज हमारा हो गया वीएस और धारा होगी आईएस। तो आप जानते हैं निवेशी शक्ति बराबर होगी निर्गत शक्ति, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति के बराबर। ठीक है, तो यहां देखेंगे तो Vp इंटू Ip बराबर हो जाएगा Vs इंटू Is। ठीक है, तो यहां से Vs इधर Vp को इधर ले आओ, तो Ip अपॉन Is बराबर Vs अपॉन Vp। ठीक है, और बराबर हो जाएगा Ns अपॉन Np के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां देख रहे हैं कि Vs प्रिपोज Ns और Vs इनवर्सली प्रिपोज 1 अपॉन S, तो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटेगी। तो यहां से हम ये इसी को हमने बताया पहले कि वोल्टेज का मान अगर बढ़ रहा है तो धारा की प्रबलता कम होगी और वोल्टेज का मान घट रहा है तो धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। इसीलिए धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, धारा की प्रबलता को कम कर देते हैं ताकि धारा आसानी से बहुत दूर तक प्रवाहित हो सके। ठीक है, इसके बाद में आती है ये जो हमारा वो है ट्रांसफार्मर, ये डीसी के लिए नहीं कार्य करता। ट्रांसफार्मर जो है वो दिश धारा के लिए नहीं करता। क्यों? क्योंकि दिश धारा एक ही दिशा में बहती है, परिवर्तित नहीं होती। तो अगर हम दिश धारा पे लगा देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा, जिसके कारण प्रेरित बल उत्पन्न नहीं होगा, चुंबक विक्षेपण नहीं होगा और सेकेंडरी कॉइल में धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो ट्रांसफार्मर है ये केवल हम किसके लिए, यानी कि हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। देखिए, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% मानी जाती है, यानी कि जितनी उसको ऊर्जा टोटल यहां से मिल रही है उतनी की उतनी ऊर्जा यहां से आउटपुट हमें मिले तो इसकी दक्षता 100% होगी। लेकिन ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो। एक बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी दक्षता भी 90% होती है। दक्षता कितनी होती है? 90%। तो दक्षता का फार्मूला क्या होता है? दक्षता बराबर होती है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। इसके अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। और एक अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता वो 90% होती है। तो 100% तो किसी की होती नहीं, तो इसलिए दक्षता कितनी होती है? 90% होती है। ठीक है, इसके बाद में हानियां हम निकालते हैं। ट्रांसफार्मर से हानियां क्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो एक कार्य यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं तो 100% ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ हानि होती है। अब इसमें भी देखते हैं ट्रांसफार्मर में क्या हानि होती है। सबसे पहले होती है ताम्र हानि। सबसे पहली हानि की बात करें हम, ताम्र हानि। अब देखिए, ये जो हमारा तार है जो हमने कुंडली बनाई है, ये कुंडली बनाई है हमने तांबे के तार की। और आप जानते हैं तांबे का तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन नगण्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। जब शून्य नहीं हो सकता प्रतिरोध, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ धारा को ये बर्बाद करेंगे। अगर इसका प्रतिरोध R है और धारा I है तो ऊर्जा हानि क्या हो जाएगी? I2R हो जाएगी। तो यहाँ इसके तार के प्रतिरोध के कारण, जो तार का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी प्रतिरोध है अगर,
तो उसके कारण जो इसमें ऊर्जा हानि होगी उसे हम ताम्र हानि कहते हैं। दूसरी होती है भंवर धारा से हानि। भंवर धारा से अगर हमारी ये कुंडली जो है, ये हमारी कोयल जो है वो जिस हमारी क्रोड के अंदर रखी है, ये क्रोड जब इसमें धारा परिवर्तन होता है तो कुंडली इसके अंदर फ्लक्स परिवर्तन होता है क्रोड के अंदर, और जब क्रोड के अंदर फ्लक्स परिवर्तन होता है तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। और हमने आपको पढ़ाया भंवर धाराओं में कि भंवर धाराएं उस वस्तु को ऊर्जा का इस्तेमाल करती है और उसे गर्म कर देती है। तो इस हानि को कम करने के लिए 100% तो नहीं दूर होती, लेकिन इस हानि को कम करने के लिए हम ये पटलित क्रोड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो क्रोड लगते हैं पटलित है, यानी कि पतली पतली पत्तियों को लेकर बनाई जाती है। तो इसके द्वारा हम कुछ हद तक इसको, बहुत हद तक हम यहाँ भंवर धाराओं को दूर कर देते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आती है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि क्या होती है? देखिए, जब इसमें यहां फ्लक्स परिवर्तन होगा आपकी प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली तीसरा है हमारा शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि, और उससे पहले था हमारा भंवर धाराओं से हानि। भंवर धाराओं से हानि, भंवर धाराओं से हानि। तो भंवर धाराओं से हानि दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? भंवर धाराओं से हानि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी जो क्रोड है इसको हम पटलित बना देते हैं। जो इसके अंदर क्रोड रखी है उसको पटलित बना देते हैं। तीसरी हमारी शैथिल्य हानि। देखिए, जब यहां इसमें पहली कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होगा तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यानी कि ये जो हमारी क्रोड है चुंबकित होती है। अब ये क्रोड लगातार चुंबकित, क्योंकि हमारी धारा परिवर्तित हो रही है, तो धारा परिवर्तन होने के कारण लगातार इसमें चुंबकन विचुंबकन होता है, और इस चुंबकन के कारण इसमें भी उस फ्लक्स परिवर्तन होता है उसी कारण। तो इस चुंबकन विचुंबकन के कारण जो हानि होती है, ऊर्जा कुछ ना कुछ हानि होती है, क्योंकि वापस उसको वहीं पर लौटना, फिर उसको चुंबकित होना, फिर शून्य होना, चुंबकित होना, तो इसी में कुछ ना कुछ ऊर्जा हानि होती है। इस ऊर्जा हानि को शैथिल्य हानि कहते हैं। तो ये हमारी शैथिल्य हानि होती है। ठीक है, ये था हमारा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर का जो उपयोग है सबसे ज्यादा यही है कि ऊर्जा को, यानी कि विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान को दूर तक भेजने के लिए ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा हम इसका उपयोग करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।